आज का पार्ट है फिज़िकल वर्ल्ड। बुक हमारे सामने खुली है तो हम आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या फिर ऐसा सोच रहे होंगे कि ह्यूमन व्हाट इज़ फिज़िक्स, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। ऐसे नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें करना क्या है, आप मेन जो टॉपिक्स हैं मैं वो आपको बताऊंगी जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके सिलेबस के अंदर हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये 3 टॉपिक्स, और बाकियों का भी हमें थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा ताकि हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फिज़िक्स। इसमें हमें बताया गया है मेनली कि जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं ह्यूमंस में, ह्यूमंस के वर्ल्ड में, जैसे कि नाइट स्काई, जो नाइट स्काई में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, उनसे हम बहुत फैसिनेटेड हैं। पहले तो ज़्यादा ही थे, अभी भी और भी हैं। और रिपीटिशन जो होता है डे का नाइट का, उसके पीछे भी साइंस है। एनुअल सीजन्स, विंटर देन समर्स एंड मानसून्स, ये रिपीट होता है, इसके पीछे भी साइंस है। इक्लिप्सेस, टाइड्स, वोल्केनोज और रेनबोज, ये तो हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है कि रेनबो के पीछे एक पूरा फिनोमेना होता है जिसमें डिस्पर्जन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इन्वॉल्व्ड है। तो अब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इन सब से हमें ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन सब को देख करके ही फ़िलासफ़र्स ने ऑब्ज़र्व किया पहले और फिर साइंटिफिक थ्योरीज़ दी। ऐसे करके हमारी साइंटिफिक थ्योरीज़ बनी, लॉज बने जो हम पढ़ पा रहे हैं। अब आगे मूव करते हैं वर्ड साइंस के पास। साइंस वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एक लैटिन वर्ब है और इसका वर्ब है डेट इज़ साइंटिया एंड इट्स मीनिंग इज़ टू नो। एंड संस्कृत इज वी कॉल्ड एज विज्ञान एंड अरेबिक इट इज़ वर्ड इज़ इल्म। कोई भी लैंग्वेज हो मीनिंग उसका वही रहेगा, बात घुमा फिरा के वही है, डेट इज़ नॉलेज, ज्ञान। अब साइंस उतनी ही पुरानी है जितना पुराने हम ह्यूमन स्पीसीज़ हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। आगे मूव करते हैं मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। अगर आपको कुछ क्लियर ना हो या कोई लाइन या कोई भी वर्ड कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं वो डाउट क्लियर कर सकूं। अब व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है किस चीज़ का, अंडरस्टैंड करने का, समझने का, किसी एक नेचुरल फिनोमेना को जितना डिटेल और जितना भी डेप्थ में पॉसिबल हो पाए उतना, ताकि हम उसकी नॉलेज को गेन कर पाएँ और प्रिडिक्ट कर पाएँ और उसको मॉडिफाई या फिर कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, तो साइंस बेसिकली एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, एक तरीके से हुआ अटेम्प्ट है कि उसको पहले हमें समझना है नेचुरल फिनोमेना को, वो हो कैसे रहा है और उसके पीछे की साइंस। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरा, ठीक है, वो फॉल हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल हो रहा है, ये न्यूटन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है तो उसके पीछे द वर्ड इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। ये हमारा फिनोमेना लग रहा है ग्रेविटेशन। तो पहले उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, स्टोरी है कि एप्पल गिरा उनके सर पे, तो उनसे उन्हें पता लगा कि अगर सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं तो उसमें एक कोई ना कोई एक साइंटिफिक मेथड लग रहा है, एक साइंस का फिनोमेना लग रहा है, वो हमारा क्या है, ग्रेविटेशन। तो उस प्रोसेस में अगर हम देखें कि साइंस में क्या है, एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, एक्सपेरिमेंट किया फिर उसके साथ, फिर उसके बाद अनुमान लगाना।
एक्सप्लोर हुआ कि कोई चीज़ नीचे गिर रही है, एक्सपेरिमेंट किए गए बहुत सारी चीज़ों को नीचे गिरा गिरा करके, और फाइनली एक चीज़ पर प्रिडिक्ट किया गया कि अगर ऐसा होता है, ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड में कुछ इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करना, देखना, और फिर उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करना, फिर फाइनली क्वालिटेटिव, मतलब कितने बेटर तरीके से वो हुई है, और उसका एक क्वांटिटेटिव रीज़न देना, तर्क देना कि वो कहाँ तक समझ में आया है। फिर उसके साथ हमें मैथ्स इंक्लूड करी, कि जैसे ग्रेविटेशन की बात करें, हम 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ नीचे फॉल कर रही है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कर रहा है, तो उसके पास एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ बेसिकली ये नंबर्स को जोड़ रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और प्रिडिक्ट करना, उस चीज़ को फिर दोबारा वेरीफाई करना। और अगर कई वेरीफाई करेंगे तो क्या होता है, कई बार ये चीज़ें ट्रू प्रूफ हो जाती है, ठीक है, कई बार ये चीज़ें ट्रू प्रूफ हो जाती है, और कई बार ये चीज़ें क्या होता है, फॉल्स हो जाती हैं। तो डैट मीन्स फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, ठीक है। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी और उसको ऑब्ज़र्व किया। थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, मतलब पहले हम 9th और 10th में कभी कभी मैम हमें प्रैक्टिकल लैब में लेके जाके वो एक्सपेरिमेंट कराती है ना, तो एक्सपेरिमेंटली भी दिखा रहे हैं और थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, एंड वही चीज़ हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, ठीक है। तो बट ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, थ्योरी भी और ऑब्जर्वेशन भी, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटली भी। तो कई बारी क्या होता है, वो प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हो पाता, तो इसलिए सिर्फ वो थ्योरी नाम पर ही रह जाता है, ठीक है। अब कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती, ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन द मेन पॉइंट्स ओनली, ठीक है। कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती, देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी, बिकॉज साइंटिस्ट और आते हैं जिस पे वो क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं कि भाई इसमें ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो, बट अगर वो आंसर नहीं आ पाया, इसका मतलब वो थ्योरी कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, इसलिए थ्योरीज चेंज होती रहती हैं। इसका एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे कि प्लानिटरी मोशन है, तो साइंटिस्ट हैं जॉन केपलर, 1571 और 1630, इतने पुराने हैं, हाँ। तो इसमें क्या है, इन्होंने डाटा कलेक्ट किया किसी और साइंटिस्ट का, डेट इज़ टाइको ब्राहे है। फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने जो तर्क दिए थे उसके बारे में, और फिर फाइनली अपना कंक्लूजन निकाला। तो जो प्लानिटरी मोशन है, वो पहले बोला गया था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर सन है, ये हमारा सन है, और यहाँ कोई प्लैनेट है, और ये जो ऑर्बिट्स हैं ये सर्कुलर हैं, ये सर्कुलर हैं, बट बाद में ये इमेजिन किया गया कि इट वाज हैड टू बी रिप्लेस्ड बाय इलिप्टिकल ऑर्बिट्स टू फिट द डाटा बेटर, ठीक है। द प्लानिटरी ऑर्बिट्स इन द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जहाँ पे सन हमारा सेंटर है सोलर सिस्टम में, इमेजिन बाय निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने इमेजिन किया सर्कुलर में, बट ये रिप्लेस हो गया किससे, इलिप्टिकल से, क्योंकि जो हमारा डाटा बाद में निकल के आया वो ज़्यादा बेटर ये इसमें इलिप्टिकल पाथ में समझ में आता है, इसलिए ये सन हमारा यहाँ पर है किसी एक फोकाई पर। इलिप्टिकल पाथ के दो फोकाई होते हैं, एक और दो, तो किसी एक फोकाई पर हमारा सन है और उसके आसपास प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही थ्योरीज डेवलप होती रहती हैं, धीरे धीरे अपडेट होती रहती हैं, जिसमें साइंटिस्ट अपने तर्क देते रहते हैं और पुरानी थ्योरीज़ को और अपग्रेड करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कोई फाइनल थ्योरी नहीं है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। In the next paragraph, or in they have given another example, which
मीन्स द सेम मूवी कि पहले साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक और एडवांसमेंट करी थ्योरी में, तो अपडेट होता चला गया. So just read this paragraph, and if you have any doubt, this one, then let me know in the comment section below, because we want to cover the chapter and the main topics. So moving on to the next important point, that what is physics. Physics is a basic discipline of natural sciences जिसका पार्ट केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है. फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है नेचर. अब संस्कृत में इसको हम भौतिकी कहते हैं और इट इज़ यूज टू रेफर स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. अब इसका कोई प्रिसाइज मीनिंग ना तो है और ज़रूरी भी नहीं है, और बस ये है कि हमें बेसिक नेचर के लॉज की स्टडी करनी है. ठीक है. और स्कोप ऑफ फिजिक्स को दो मेन प्रिंसिपल्स में समझाया हुआ है. एक तो यूनिफिकेशन और एक रिडक्शनिज्म. अब एक एक करके अगर हम दोनों को समझेंगे. यूनिफिकेशन में वर्ड यूनी मीन्स समथिंग विच इज़ वन. यूनाइटेड वर्ड सुना है हमने, मतलब एक का. तो उसमें सारी चीज़ों को एक ही लॉ या एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर हर एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग लॉ बन जाएगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझना. जैसे कि हम सीधा एग्जांपल से समझते हैं. देखिए, सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एप्पल ऑन द ग्राउंड, एंड वही मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ भी बताता है और वही मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन भी बताता है. तो ये तीनों जो फिनोमेना है इनको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन किया जा रहा है. तो ये इन तीनों के लिए यूनिफिकेशन क्या किया गया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अगर तीनों के लिए अलग अलग लॉ होता तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इसमें यूनिफिकेशन किया गया है. ऐसे ही लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो ये हमने अभी नहीं पढ़ा है बट स्टिल अगर हम आगे पढ़ेंगे. लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनास को गवर्न करता है, और यूनिफिकेशन करके दोनों को मिला करके लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम समझ सकते हैं. आगे देखते हैं रिडक्शनिज्म. रिडक्शनिज्म मतलब कुछ कम करना, रिड्यूस करना. तो क्या किया हुआ है, मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपलर पार्ट से समझना है. A related effort to derive the properties of bigger, more complex system from the properties and interaction of the constituent simpler parts, ये अप्रोच होती है हमारी रिडक्शनिज्म में, और यही फिजिक्स का हार्ट है. ठीक है. जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो, उसमें हम पहले टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी, ये इसके सब पार्ट्स है, छोटे पार्ट्स है, उनको समझते हैं, तभी हमें ओवरऑल सिस्टम समझ में आता है. ठीक है. मतलब छोटे पार्ट्स को समझ करके फिर एक बड़े फिनोमिना में जाते हैं. जैसे कि हमें वर्क डन वाला चैप्टर हमने पढ़ा हो, वर्क, तो इससे पहले हमने समझा था कि फोर्स क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आया कि वर्क क्या होता है. विदाउट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क कैन नॉट बी अंडरस्टूड. दैट्स वाई सिंपलर पार्ट्स को समझना, ताकि हमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. ठीक है. ऐसे ही समझाया हुआ है. नेक्स्ट और एग्जाम्पल दिया हुआ है जो अभी हमें क्लियर नहीं होगा क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं हुआ है, और वो 11th के ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है. चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. इस टॉपिक को समझने के लिए हम एनसीईआरटी में से ही पढ़ रहे हैं, बट मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखी है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो चलिए उससे समझते हैं. स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंडर टू कैटेगरीज हैं, मैक्रोस्कोपिक
and microscopic. Macroscopic में we have classical physics and microscopic में we have quantum theory. इसमें मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो ये 2 पार्ट हैं हमारे स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर। और क्वांटम थ्योरी इट इज़ नॉट इन द 11th क्लास सिलेबस, स्टिल यू शुड नो दैट 2 पार्ट होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो जो वर्ड है दैट इज़ यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि माइक्रो रिलेटेड होता है हमारा माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं हम? छोटे-छोटे पार्टिकल्स। तो इससे ही रिलेट करके याद कर लेना है कि जो माइक्रोस्कोपिक है वो स्मॉलर पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, ठीक है, उनके न्यूक्लियाई इतने कम स्केल पर काम कर पाता है। तो इतने स्ट्रक्चर ऐसे मैटर को समझने के लिए जो पार्ट है दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक। It is not in the syllabus, but you should know. And the main which we are going to study in the class 11 that is macroscopic. उसका completely opposite macroscopic में deal करता है bigger part, ठीक है, bigger चीज़ों के साथ। अब मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मैकेनिक्स के अंदर आते हैं न्यूटन के लॉज, ये हमने पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी हमने पढ़ा हुआ है। प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट बाय अ जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेस, ये भी हमने 9th क्लास में आइडिया लिया हुआ है कि गैसेस जब रिलीज होती है तो रॉकेट का मोशन अपवर्ड होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। प्रोपोगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। 11th क्लास का सिलेबस काफ़ी हद तक मैच करता है 9th क्लास से। अगर आपने 9th क्लास अच्छे से ध्यान दे के पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पा रहे हैं। और अगर नहीं तो भी हम कोर बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो अभी भी टाइम है अच्छे से कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर करने का। सो मोशन ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड डिफॉर्मेबल बॉडीज, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और इक्विलिब्रियम ऑफ बेंट रॉड अंडर अ लोड, ये सब आता है हमारा मैकेनिक्स के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं। ये है पार्ट मैक्रो फिजिक्स का, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर इलेक्ट्रो वर्ड हमारा रिलेटेड है चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज के साथ, ठीक है। तो इसमें बेसिक लॉज जैसे कि कूलम और स्टडी हमने पढ़ा हुआ है 10th में, एम्पियर, फैराडे, मैक्सवेल, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ये सारे लॉज आते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। अब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, मोशन कैसा है, ये हमने 10th क्लास में देखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आता है। एंटीना कैसे काम करता है, रेडियो वेव्स कैसे प्रोपोगेट करती है, मतलब कैसे मूव करती हैं, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। और ये अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि ये पार्ट है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का। देन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स हर उस चीज़ से इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर लाइट होती है। तो वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कलर एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म्स, ये आता है हमारा ऑप्टिक्स के अंदर। इसके अंदर मिरर्स, मतलब मिरर के अंदर लाइट है तो सारा वो कॉन्सेप्ट जो लाइट से रिलेटेड है वो आएगा ही। तो इसलिए एक एक अलग अलग ऑब्जेक्ट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस चीज़ से भी लाइट का रिलेशन है, चाहे वो कोई भी फिनोमेना हो, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, सब ऑप्टिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आता है अब इतना समझना है कि जो थर्मो वर्ड है ना वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हीट
ऑब्जेक्ट को देना या उसको कूल डाउन करना, ये सारे सिस्टम्स हम अभी 11th में ही पढ़ेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम के साथ डील करता है, इन बॉडी की इंटरनल एनर्जी, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी। ठीक है, इन वर्ड्स जो हम नहीं जानते इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, बस समझना है कि अभी इसके अंदर ये आता है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये सब रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स से। अगर इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ताकि हम फेमिलियर हो जाएं इसके साथ। सपोज हमने एक पैन ले लिया और उस पैन के अंदर वाटर है, ठीक है, और हमने इसको गैस बर्नर पे रखा हुआ है। अब ये हीट अप होगा पानी, तो पानी जब हीट अप होगा, इनिशियली जब हमने इसको हीट नहीं किया था तो पानी रेस्ट पर था, इसके पार्टिकल्स भी रेस्ट पर थे। तो अब जब हमने हीट अप करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल्स, अब हीट आई एकदम से तो पार्टिकल्स क्या हो गया, मूव करना स्टार्ट हो गए, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, सबका रैंडम मोशन हो रहा है। पार्टिकल्स जब मोशन में आ गए तो इनके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पार्टिकल्स इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है एक टाइप की, वो हम इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले इनिशियली वो रेस्ट पर था, अब बॉडी की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, किससे, ट्रांसफर ऑफ हीट से। तो ऐसा ही कुछ फिनोमेना, अब थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, तो ऐसा ही कुछ फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 11th क्लास में। और हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर्स कैसे काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस की डायरेक्शंस। This is all we are going to study in the class 11th only. So no need to worry, keep watching the video. This is all in the scope of physics.